मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो आंदोलन जो मैंने जैसे देखा जब आप लोग राजनीति कर रहे थे और छात्र राजनीति से, तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ये सब लोग केवल चुनाव को ध्यान में रख के नहीं राजनीति करते थे। बहुत से अहम मुद्दे थे, सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे, बहुत से अहम मुद्दे थे उस पर। आज की तारीख में पिछले खास करके 8-10 साल से केवल चुनाव है, मतलब पॉलिटिक्स का मतलब चुनाव, वो जो जिसको देखिए चुनाव। तो मैं इसको इस दृष्टि से देख रहा हूं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा हो सकता है कि इसके बाद, जैसा कुछ लोगों का मानना है कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है इनको 52 सीट मिली है, कांग्रेस को 5 सीट मिल जाएंगी। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि 5-10 सीट मिले, लेकिन कम से कम इश्यूज पे तो लोग बात करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। किसी को तो लग रहा है कि नहीं नहीं भाई अब। तो मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं कि 2022 का साल बीता, उस साल में किसान आंदोलन की परछाई में हमने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन किया, जहां पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा चुनाव पे। क्योंकि कल मेरे साथ वैसा बताऊं, कल सिद्धू साहब थे, वो कहे मजदूर मजदूर पूरे आंदोलित रहते हैं, सब परेशानी है, घर जाते ही वो हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाते हैं। तो उस दृष्टि से आपको लगता है कि 2022 में जो हुआ वो एक अब नीचे की, अब डाउनहिल है, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, अब राजनीति जैसे पुरानी होती थी उन मुद्दों पे कुछ होगी? आनंद भाई साहब, इस समय जो आपका समापन का समारोह बन रहा है पूरे देश में, उसमें एक अविश्वसनीयता है कि अच्छा सचमुच ऐसा भारत में होने लगा, क्योंकि अस्मिता की राजनीति ने धर्म और जाति को शिखर पर पहुंचा दिया था और इस राजनीति का सारांश चुनाव के नतीजे हो गए थे। इसीलिए कुछ लोगों ने भारतीय जनतंत्र को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी यानी चुनावी लोकतंत्र भी कहना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि जवाहरलाल जी के ज़माने में, फिर इंदिरा जी के ज़माने में भी, इमरजेंसी के पहले तक चुनाव और राजनीति का रिश्ता थोड़ा नाजुक सा था, कमज़ोर सा था। राजनीति करने वालों का चुनाव के बारे में एक अविश्वास जैसा रहता था कि चुनाव तो नहीं जीतेंगे लेकिन मुद्दा उठा लेंगे, आंदोलन कर लेंगे और लोगों के बीच में खासतौर पर मीडिया की मदद से हम अपनी बात पहुंचा लेंगे। इधर साल भर में आपने देखा होगा कि रोजगार का सवाल पहले उठा और अग्निवीर योजना ने लोगों का मोह भंग किया और कहा कि बैकवर्ड या फॉरवर्ड, यूपी, बिहार या कर्नाटक और राजस्थान, सबके ऊपर इसका एक नया असर पड़ेगा और रोजगार की दिशा बदलेगी। फिर उसके बाद किसान आंदोलन के साथ धोखेबाजी हुई और जो वादा किया गया था उसकी बजाय राज्यों के जरिए कानून को बदलने का काम शुरू हुआ। और फिर चुनाव जब उत्तर प्रदेश का आया तब तो सारा विपक्ष औंधे मुंह गिरा दिखाई पड़ा, क्योंकि उनको ये दिखाई पड़ा कि जो हमने कहा उसको लोगों ने अपने तरीके से समझा और अपने तरीके से तय किया, जो हमने चाहा वो तय नहीं किया। तो अभी का जो आत्ममंथन का समय है ये अविश्वसनीय है। बिहार में भी आपने जो पलट देखा, श्री नीतीश कुमार को कोई तात्कालिक कारण नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी दिशा बदल करके बिहार में एक नया समीकरण बनाने की शुरुआत कर दी है। तो इस समय जो भारतीय लोकतंत्र की परिभाषा के रूप में चुनाव को ही हम लोग प्रस्थान बिंदु मानते थे और शिखर मानते थे, यहीं से कहानी शुरू होगी, यहीं कहानी खत्म होगी, वो अब नहीं रह गया है। ठीक है, चुनाव वो जीतेंगे, आंदोलन हम करेंगे, ठीक है, चुनाव का मुद्दा उनके पक्ष में और लोगों के बीच में जानने की कोशिश हमारी भी सार्थक रहेगी। तो जो राहुल गांधी को पिछले 3 महीने में हासिल हुआ, या कहिए कांग्रेस पार्टी को एक नया चेहरा मिला, एक नया, ये घिघियाते थे, कांग्रेसी हकलाते थे, बल्कि और दल, क्षेत्रीय दल तो फिर भी कुछ बोल लेते थे। कांग्रेसियों के मन में हमेशा एक कुंठा रहती थी कि जब हम बोलेंगे तो ये नेहरू को गाली देने लगेंगे, जब हम बोलेंगे तो ये कहेंगे आपने क्या किया, आपने क्या किया। और वो सही सवाल भी होता था कि आपने क्या किया। लेकिन राहुल गांधी ने बिसात बदल दी है, खेल बदल दिया है, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो कितनी भी मीडिया की तरफ से, मुख्य धारा की मीडिया की तरफ से, विज्ञापन पर चलने वाले मीडिया की तरफ से उपेक्षा हो, लेकिन लोगों में जिज्ञासा कि आज कहाँ तक पहुंचे सब, कल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कल क्या कहा, इसका जवाब क्या आया। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे अखाड़े में भारतीय जनता पार्टी को खींच लिया है और लोग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ उस भय और उस एक कहा जाए कि हारे हुए खेल के दर्शक की तरह से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अब लगता है कि राजनीति के 2 पाले हैं, एक चुनाव का खेल चल रहा है, एक यात्रा का खेल भी चल रहा है, तीसरा इसके अलावा भी कुछ बन रहा है। ये केसीआर ने जो तेलंगाना से ललकार लगाई है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो कई जगहों पर काम
का एक सिलसिला बना है, राजनीति का अर्थ बदला है, और इसकी वजह से जगह जगह समागम हो रहे हैं, संवाद हो रहे हैं। खाली राहुल जी की पदयात्रा नहीं हो रही है, वो प्रशांत किशोर भी पदयात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ही नहीं कर रहे, हिरेमठ कर्नाटक में पदयात्रा कर रहे हैं। तो जाने कहां कहां क्या क्या हो रहा है, राजनीति का मुहावरा बदल गया है। चलिए, मैं आनंद भाई साहब आपके पास फिर से आ जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई आप आए हुए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, डॉक्टर आनंद से ही बात ज्यादा कर लीजिए। प्रबल जी, आपका नेटवर्क शायद चला गया है, प्रबल जी का नेटवर्क चला गया है। मैं एक चीज आनंद भाई साहब और समझना चाहूंगा, 2022 का जो साल था वो विपक्षी एकता की दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि एक बड़ा काम यह हुआ कि उसमें नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के इस पाले में आए, जिसकी वजह से एक जनरल ऊर्जा हुई, लोगों में उत्साह आया, लेकिन ग्राउंड पे कुछ ऐसा विपक्षी एकता का तालमेल होता हुआ का अभाव अभी दिखाई दे रहा है। अभी कम से कम इन इलेक्शंस में कुछ नहीं तो कॉमन प्लेटफॉर्म पे जाना, एक दूसरे के प्लेटफॉर्म को शेयर करना अभी तक नहीं शुरू हुआ है। अब उसमें सबका कहना है कि नहीं कांग्रेस को करना चाहिए, कोई कहता है नहीं इन रीजनल पार्टीज को कहना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। वो जरा मैं आनंद भाई साहब आपसे समझना चाहूंगा, विपक्षी एकता बिना हुए भी क्या कुछ हो सकता है बीजेपी को हराने की बात लोग करते हैं, तो क्या बिना आपने विपक्ष बहुत जरूरी सवाल उठाया है। वोटों का समीकरण सत्ता का रास्ता बनाएगा, और वोटों का बंटवारा रोके बिना 1/3 वोट पर जब ये लोकसभा में आ गए, और गुजरात में तो 50% से ज्यादा वोट इनको मिला, तो वोटों का बंटवारा रोकना तो जिम्मेदारी है उन सभी दलों की जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव में आना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को पदच्युत करना चाहते हैं। इसी एक कसौटी से बात आगे बढ़ेगी कि अगर आप गंभीर हैं तो आप वोटों का बंटवारा रोकने के लिए व्यावहारिक तरीके से, सम्मानजनक तरीके से अन्य प्रतिद्वंदियों या प्रतिस्पर्धियों को जोड़ेंगे। और अगर आप नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के असल में तो मददगार होना चाहते हैं, तो आप हर तरह की हरकतें करके विपक्षी एकता में खलल डालेंगे। अब विपक्षी एकता के दो दावेदार हो गए हैं। क्षेत्रीय स्तर से आप शुरू करेंगे तो कहीं कहीं त्रिकोण है, कांग्रेस है, भाजपा है और एक क्षेत्रीय दल है, जैसे उड़ीसा में या तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में या बंगाल में भी, और कहीं कहीं कांग्रेस करीब करीब नहीं है, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में। इन जगहों पर कांग्रेस की पहल की बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी क्षेत्रीय दलों की पहल की बात है। अब क्षेत्रीय दलों की एक मर्यादा ये है, सीमा ये है, या दिलचस्पी का आधार ये है कि उस इलाके में हमारा वोट है कि नहीं है। तो क्षेत्रीय दलों से राष्ट्रीय रणनीति बनाने के लिए कोई लोहिया जैसा, जयप्रकाश जैसा या राजा गोपालाचारी जैसा व्यक्तित्व चाहिए। दल तो छोटा है, क्षेत्रीय है, लेकिन व्यक्तित्व राष्ट्रीय है, पहुंच और दृष्टिकोण राष्ट्रीय है। ऐसा क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा, चाहे उनको अपने बारे में कितनी भी गलतफहमी हो। अब सवाल आता है कांग्रेस का। कांग्रेस के पास न सिर्फ राष्ट्रीय आकार है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के नीचे वो उतर ही नहीं सकते। अगर वो क्षेत्रीय राजनीति करेंगे तो कांग्रेस नहीं रह जाएंगे। और ऐसा हुआ है पहले, जब कांग्रेस के अंदर बगावत हुई तो क्षेत्रीय दल के रूप में कांग्रेस से चरण सिंह निकले, बिजू पटनायक निकले, अजय घोष निकले, वगैरह वगैरह। तो अभी दोनों तरफ से पहल की जरूरत है। बदकिस्मती यह है कि दोनों तरफ से पहल दिखाई नहीं पड़ रही है। केसीआर ने तेलंगाना से कहानी शुरू की और उन्होंने एक भारतीय राष्ट्र समिति बना दिया, दिल्ली में एक दफ्तर खोल दिया। भाई, दिल्ली में दफ्तर खोलने से आप राष्ट्रीय पार्टी थोड़ी हो जाएंगे। वैसे ही बिहार से निकल ही नहीं रहे नीतीश कुमार जी। उन्होंने बिहार में जो साहस दिखाया उससे पूरे देश में उनकी एक नई छवि, एक नई आशा बनी है। लेकिन अभी वो कुछ और इंतजार करना चाहते हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा मंच खुल गया था। जब वो पदयात्रा कर रहे हैं तो जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं उस क्षेत्र के स्थानीय जन संगठनों के लोगों का स्वागत हो रहा है, वो जुड़ रहे हैं। कुछ राष्ट्रीय व्यक्तित्व भी आके जुड़ रहे हैं, मेधा पाटकर से लेकर स्वरा भास्कर तक। तो आप क्षेत्रीय दलों के नेताओं को भी बुला लेते तो क्या नुकसान आपका हो जाता? ना आपकी पदयात्रा पर वो कब्जा कर लेते और ना आप उनके प्रति शरणागत हो जाते। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, अभी इस बारे में खाता शून्य है, क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन ज्यादा बड़ा नुकसान कांग्रेस का होगा। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को आंख खोल करके, कान खोल करके जरा सा अपनी हरकतों पर अंकुश लगाना चाहिए। राहुल के माथे पर अगर आपने सारा बोझा डाल दिया तो वो सलीब पर लटके हुए ईसा मसीह बन जाएंगे।
उनके भरोसे अगर आप वोट लाएंगे तो क्षेत्रीय दलों की अस्मिता या उनकी औकात घटने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों को भी देखना चाहिए कि आप कितना भी प्रयास कर लेंगे, अपने सूबे की सरहद के बाहर आप 2% वोट का भी फर्क नहीं पैदा कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओवैसी साहब जैसे या इस तरह के और मददगार होंगे ही जो गाहे बगाहे येन केन प्रकार आपके खिलाफ चले जाएंगे। डॉक्टर आनंद कुमार, आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि शायद जितने देश के कुछ लोग हैं उसमें सबसे गंभीरता से इस चीज को आप समझते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। एक नया चीज और हुई है, 2022 जाते जाते चीन ने हमें फिर से हमें लाल लाल आंखें दिखा दी हैं, और हम कहें कुछ भी लेकिन हम थोड़ा उसमें नाम नहीं ले रहे हैं किन्हीं भी कारणों से। अनुराग साहब, ये जरा ये बताइए, जो एक राहुल गांधी ने कल फिर से एक बात, 2-4 दिन पहले फिर एक बात कही कि अब ये जो ज्वाइंट एक्सेस ऑफ चीन और पाकिस्तान है वो एक ज्यादा बड़ा खतरा हिंदुस्तान के लिए बन गया है, क्योंकि अब आप अगर पीओके में जाएंगे तो वहां पे अब आपको शायद पाकिस्तान से ज्यादा चीन से सामना होगा। मैं जरा चीन वाली बात भी, देश के सामने ये कितनी अहम है और कितनी जरूरी है कि लोगों को जानना चाहिए चीन से खतरा जो है। आनंद भाई साहब। देखिए, किसी भी देश की दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तो समाज और देश के अंदर न्याय व्यवस्था, मर्यादा और कानून का पालन करना और कराना, और दूसरा देश की सरहदों की, भूमि की, क्षेत्रफल की रक्षा करना। पहले मोर्चे पर अभी रविकांत जी सारा विवरण दे रहे थे, संदीप जी ने बताया, ब्रजेश जी और प्रबल जी बता चुके हैं। जो देश की सरहदों का हाल है वो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक पूरा सीमा क्षेत्र आक्रांत है, तनावग्रस्त है। 3 इसके वर्णन आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने और उनके साथ बाकी लोगों ने कहा कि न कोई आया है न आने दिया जाएगा, सब कुछ सही चल रहा है। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उसमें पूर्व सैनिक अधिकारी हैं, परमवीर चक्र विजेता सैनिक हैं, वो कहते हैं कि जा करके देखो, लद्दाख में और अरुणाचल में इस समय चीन की तूती बोलने लगी है। और जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, जो सैटेलाइट के जरिए और तरीकों से बीचों को बताते हैं, वो कहते हैं कि भारत और तिब्बत का सीमा क्षेत्र या भारत और चीन का सीमा क्षेत्र विश्व का इस समय सबसे ज्यादा तनावग्रस्त सैनिक क्षेत्र हो गया है। अब इसमें किसकी बात माने? मैं अपने प्रधानमंत्री की बात मानना चाहता हूं। इन प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसको करनी में भी दिखाएं। जब कारगिल में समस्या थी तो रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे और वो हवाई चप्पल और पजामा कुर्ता पहन के कारगिल के सैनिकों के साथ खड़े हो गए। हमारे रक्षा मंत्री लद्दाख चले जाएं या अरुणाचल चले जाएं, पीठ थपथपाएं हमारे सैनिकों की और जय हिंद और भारत माता की जय का नारा लगाएं। इस समय इससे बड़ा कौन सा काम है जो रक्षा मंत्री कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? उनकी आवाज गुम हो गई है, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं। इस समय हमारी सरहद के बारे में राहुल गांधी की प्रामाणिकता बढ़ गई है। वो कहते हैं कि कई किलोमीटर, उन्होंने तो 2000 किलोमीटर कह दिया। बीजेपी के जो सांसद अरुणाचल से, उन्होंने सदन में कहा है कि चीन ने न सिर्फ प्रवेश किया है, निर्माण किया है, खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो डोकलाम, गलवान घाटी, अरुणाचल, अब तो नेपाल में भी आपने देखा कि ढेलेबाजी हो रही है। ये प्रतीकात्मक है। तो इस समय पाकिस्तान, नेपाल और चीन के बीच में जो रिश्ते बने हुए हैं वो आपकी विदेश नीति और रक्षा नीति दोनों की विफलता के प्रतीक हैं। चर्चा इस पर ज्यादा नहीं होगी क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसको और भव्य बनाना है। अयोध्या में 1 लाख दिया जलाया था, इस बार 2 लाख दिया जलाना है। जो बचे खुचे स्थान है वहां भी कुछ न कुछ करना ही है। आखिर देश के भविष्य का, देश की अस्मिता, मर्यादा, हिंदू धर्म की रक्षा का सवाल। ऐसे मुद्दे को आप उठा दीजिए, जिसे कहते हैं आंख में धूल झोंकना। लेकिन हिंदुस्तान की सेना, जो राष्ट्रीय एकता की रीढ़ की हड्डी भी है, वो बहुत व्यथित है। आपकी जो रोजगार नीति आई थी, जिसको आपने कहा अग्निवीर, उसके बारे में वो चिंतित थे। और अब जब आप खुलेआम आंख में धूल झोंक रहे हैं, खासतौर पर अरुणाचल और लद्दाख के मामले में, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। और आपने जैसा जिक्र किया, हम लोगों का थोड़ा रिश्ता हिमालय बचाओ आंदोलन से है, भारत तिब्बत मैत्री संघ से है। हम लोग कहना चाहते हैं कि आप गलतफहमी में मत रहिए। सच सूरज की तरह से चमकने लगेगा और तब आपके पास जनता का भी भरोसा नहीं रह जाएगा। आप इस समय जनता को विश्वास में लीजिए। हमारी जो सरहदों की हालत है उसके बारे में श्वेत पत्र प्रकाशित कीजिए और खुद जाइए। प्रधानमंत्री जी जाएं, रक्षा मंत्री जी जाएं। अगर सब सही सलामत है तो हमको आप
अरुणाचल से संबोधित करिए। आनंद भाई साहब, एक मैं जरा आपसे और इस पे प्रश्न समझ लूं। एक बात और कहनी शुरू हो गई आज, शायद कृष्ण स्वामी वो जो कुछ लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है और सबके मन में एक खटका है कि ये जो चीन का नाम नहीं लेते हैं, आप कुछ कह लीजिए चीन का नाम नहीं लेंगे। और लोगों का कहना है कि शुरू में इन्होंने कहा कि वो जो राहुल गांधी चीन गए थे और वहां से राहुल गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन में कुछ 2.5 लाख या 3 लाख रुपए या 2-2.5 लाख डॉलर आए थे, कुछ इस तरह का पैसा आया था, नहीं 2 लाख या 2.5 लाख डॉलर आए थे, और उसका जवाब दें। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर ट्रांसपेरेंट हो जाए मामला, तो जो विजिट आरएसएस के नेताओं की पिछले 15 साल में चीन में हुई है, मोदी जी की एज चीफ मिनिस्टर 5 बार ये चीन गए थे और प्रधानमंत्री होने के बाद इन्होंने कहा है कि मेरा तो अलग से रिश्ता है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पीएम केयर फंड में गलवान होने के बाद चीन के कितने लोगों ने पैसा वहां से दिया, चीन की कंपनीज ने, ये ट्रांसपेरेंट अगर हो जाए तो बहुत सी चीजें खुल जाएंगी। इस पे भी मैं क्विक आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। आनंद सर, आप क्यों सारा भेद खोल देना चाहते हैं? आखिर जो घटनाएं हो रही हैं उसमें खुलेआम ये तो दस्तावेजी मामला है ना कि आप कहाँ गए कहाँ नहीं गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल चीन में संगठन निर्माण की कला और विज्ञान को सीखने के लिए भी गए। उन्होंने आपस में ये प्रस्ताव भी किया कि हम दुनिया की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमें मिल करके विश्व की राजनीतिक संस्कृति के नवनिर्माण के लिए काम करना चाहिए। और राहुल गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन को जितना मिला और जितना आरएसएस के संस्थानों को मिला, अगर तुलना करिए तो एक तरफ 54 है और एक तरफ 4,000 रुपया है। बड़े पैमाने पर चीनी कंपनियां और चीनी प्रतिष्ठान इस समय भारतीय राजसत्ता के नियंत्रकों को मदद कर रहे हैं, और इसके बारे में जब बात खुलेगी तो बहुत दूर तक खुलेगी। ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन ने तो बहुत मामूली सा एक विवेकहीनता का काम किया। आखिर चीन के पैसे में ऐसा क्या है कि आपने लिया और क्यों लिया? 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ है क्या भाई? ये तो किसी अपने नेता की जेब में हाथ डालते तो निकल आता। जितने में एक लोकसभा का चुनाव लड़ती है पार्टियां, उससे कम मदद लेकर के आपने ईमान को बेच दिया। ये चीन के लोगों को मालूम है। और जैसे आप जानते हैं, अमी चंद का नाम जानते ही होंगे, जिन्होंने दगा किया बंगाल के प्लासी की लड़ाई में। ऐसे हमारे बीच में ये काली भेड़ें हैं और उन काली भेड़ों को चीन वालों ने पहचान लिया है और खूब चारा खिला रहे हैं, अच्छी तरह से खिला रहे हैं।